16 खान पहुंचा पुलिस स्टेशन। आगरा पुलिस स्टेशन की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन कई गतिविधियों से भरा हुआ नजर आ रहा था। कई हवलदार चोरों को पकड़कर थाने ला रहे थे, कई आम लोग अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए लाइन में खड़े थे, और इस स्टेशन का इकलौता सब इंस्पेक्टर अपनी टेबल पर बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। इसी गतिविधियों के बीच एक काले रंग की छोटी सी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। जद से कार के दोनों दरवाजे खुल गए, जिसमें से ड्राइवर की सीट से नूर खान आंखों पे काला चश्मा लगाए और जीन्स टी शर्ट पहने बाहर निकला। दूसरी तरफ से रोनी अंकल सदा सा कुर्ता पहने और अपने हाथ में लकड़ी लिए बाहर निकले। चलिए रोनी अंकल, देखते हैं ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, खान ने कहा और अपना कदम स्टेशन की ओर बढ़ा दिया। तुमने सही कहा था बेटा, इस नए अफसर के चर्चे तो हर जगह हो रहे हैं। उम्मीद है कि हमें नाउम्मीद होकर नहीं जाना पड़ेगा, रोनी अंकल ने कहा और नूर खान के पीछे पीछे चल पड़े। खान और रोनी अंकल बिना कहीं रुके सीधे स्टेशन के बीच में मौजूद टेबल की ओर बढ़ने लगे। वो हवलदारों की भीड़ को चीरते हुए और लोगों के जुर्मुन से कतराते हुए सीधे थाला के टेबल के पास आ पहुंचे। वहां पहुंचते ही रोनी अंकल ने टेबल पर हल्की थपकी दी, जिससे थाला जो लैपटॉप में लगा हुआ था उसका ध्यान उन पर आ गया। ताला ने एक एक नज़र दो चेहरों को देखा जो उसके टेबल के दूसरी तरफ खड़े थे। घने बाल वाला, काले चश्मे पहने और चेहरे पर हल्की मकान वाला खान एक तरफ खड़ा था, और सफ़ेद बाल वाले, चेहरे पर झुर्रियों वाले बुजुर्ग जिनकी आंखें हल्की नीली थी, वो दूसरी तरफ खड़े थे। शुभ प्रभात, कहिए मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ? थाला ने बड़ी ही विनम्रता से दोनों का अभिवादन करते हुए पूछा। खान और रोनी अंकल ने हल्के से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर नूर खान ने रोनी अंकल को हल्के से इशारा करते हुए कुछ कहने का इशारा किया। हालांकि ये हरकत बाला की नज़रों से छुपी नहीं थी, पर वो शांति से सामने वाले के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। हम एक बहुत ही गंभीर विषय से यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करने आए हैं। उम्मीद है आप हमारी सहायता करेंगे, रोनी अंकल ने कहा। सामने वाले की बात सुन थाला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हल्के से अपना सर हिलाया और अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, बैठिए, आराम से बताइए आपकी प्रॉब्लम के बारे में। उसे सुझाने में मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। थाला ने इशारे से उन्हें बैठने को कहा। खान और रोनी अंकल जल्दी से बैठ गए। थाला के टेबल का माहौल तंग हो गया और एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब बताइए, आप किस बारे में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं? थाला ने बड़ी ही सहजता से पूछा। मेरा नाम रोनी है और मैं एक कार गैराज का मालिक हूँ। रोनी अंकल ने उनके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताना शुरू किया। कैसे साहूकार को बिल्डर ने गुंडों के जरिए मजबूर किया और जो कुछ भी उससे रिलेटेड था सब उसने बता दिया। हमें डर है कि ये मनमोहन बिल्डर गैराज की लालच में अंधा होकर हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। मैं और मेरे यहाँ काम करने वाले सब डरे हुए हैं। रोनी अंकल ने अपनी बात को ख़त्म किया। उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। फिर खान ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गैराज में सभी लोग रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले हैं। अगर उन्हें रोज़ ही डर में काम करना पड़ा तो इसका असर रोनी अंकल के गैराज पर बहुत ही बुरा होगा। थाला ने निगाह करके बीच में बोल रहे खान की ओर देखा। उसे लगा था वो बस उनके साथ में था। तुम कौन हो? इनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? थाला ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए पूछा। खान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना इंट्रो दिया। मुझे नूर खान कहते हैं और मैं काफ़ी सालों से रोनी अंकल के गैराज पर काम कर रहा हूँ। नूर मेरे बेटे जैसा है। यूँ तो पूरा गैराज ही मेरा परिवार है, पर नूर मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। थाला के मन में शक को उमड़ते देख रोनी अंकल ने जज से नूर खान की सफाई देते हुए कहा। नूर खान को एक नज़र देखने के बाद थाला ने अपनी पेन को उठाया और रोनी अंकल के दिए बयान को दर्ज करने लगा। दूसरी तरफ नूर खान ने नज़र बचाकर पुष्कर सेठी के केबिन की ओर नज़र डाली। अपने मकसद को याद करते हुए खान अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। देखिए रोनी जी, मैंने आपकी कंप्लेन को आपके बयान के मुताबिक दर्ज कर लिया है। हम मनमोहन बिल्डर को एक नोटिस भेज देंगे कि वो आगे से आपसे दूर रहे, और फिर भी वो नहीं माने तो हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे, थाला ने जवाब दिया। फिर उसने कंप्लेन की एक कॉपी बनाकर रोनी अंकल को थमा दी। जी शुक्रिया, रोनी अंकल ने कहा और जाने के इरादे से खड़े होने लगे। रोनी अंकल ने विदा लेने की तैयारी करते हुए सिर हिलाकर आभार व्यक्त किया। वह और नूर खान बस जाने ही वाले थे कि खान ने बातचीत को अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने का फैसला किया। वैसे एक बात बताइए थाला डोंगरी जी, खान ने आकस्मिक रुचि दिखाते हुए शुरू किया। उसने थाला की वर्दी पर लगा उसका पूरा नाम पढ़कर उसे संबोधित किया। सिर्फ थाला भी चलेगा, थाला ने खान को पूरा नाम ना लेने का इशारा देते हुए कहा। जी थाला जी शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ एक नया पुलिस ऑफिसर आया है। सुना है कि वे काफ़ी सक्षम अधिकारी है और अपने उसूलों के पक्के हैं। क्या ये सच है? ये सुन थाला अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। अभी पुष्कर को आए बस मुश्किल से एक दिन हुआ था कि उसके चर्चे आगरा होने लगे थे, और खान का इस तरह से पूछना इस बात का सबूत था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है,
आईपीएस पुष्कर सेठी इस थाने के नए पुलिस अफसर हैं और वह एक बेहतरीन और अपने उसूलों के सच्चे और पक्के हैं। थाला ने एक पल के अपने ख्वाब से बाहर आते हुए जवाब दिया। खान के चेहरे पर एक शैतानी हंसी दिखाई देने लगी जो एक ही पल में गायब हो गई। थाला के जवाब ने खान को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का एक अच्छा मौका दिया था। अपनी आंखों में शरारत के संकेत के साथ खान ने रोनी अंकल सुझाव दिया। रोनी अंकल, हमें इस अफसर से मिलना चाहिए और उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। ये ऐसे शख्स मालूम होते हैं जो गराज के इस मामले को चुटकियों में हमें सुलझा कर दे सकते हैं। खान ने बिल्कुल धीमी और बस रोनी अंकल सुनाई दे उतनी आवाज़ में कहा, पर उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ को इतना तेज़ किया हुआ था जिससे सब इंस्पेक्टर थाला भी उसकी बात को सुन सके। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से हमारी परेशानी का जल्दी समाधान निकलेगा? रोनी अंकल खान के सुझाव में दिलचस्पी लेते हुए पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, खान ने जवाब दिया। रोनी अंकल ने एक पल के लिए सोचा, फिर खान की बात पर हामी भर दोनों पुष्कर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। अभी वे दोनों बस एक कदम ही बढ़े थे कि थाला ने उन्हें रोकते हुए कहा, पुष्कर सर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है रोनी जी। वो भी आपको वही जवाब देंगे जो मैंने दिया है, और वैसे भी वो बड़े मामले को लेकर बिजी है, इस वजह से आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। थाला जल्दी से रोनी अंकल के आगे बढ़ने के रास्ते के बीच आकर खड़ा हो गया था। थाला की यह प्रतिक्रिया खान को अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से खान ने और तामेशों को गहरा करने की हठान ली। उसने अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए बोलना शुरू किया और एक चुनौती देते हुए कहने लगा, थाला जी, आखिर हम इस नए अधिकारी पुष्कर सेठी से क्यों नहीं मिल सकते? वह जनता के सेवक हैं और चाहे वो कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, जब जनता उनसे मिलना चाहे तो वो अपने काम का बहाना नहीं कर सकते। उन्हें सबका छोड़कर आना पड़ेगा। खान की आवाज़ की बुलंदी की वजह से सब लोग जो उस थाने में मौजूद थे वो अब उन्हें ही देख रहे थे, और कई आम नागरिक जिसने खान की बात सुनी थी वो मन ही मन या अपना सर हिलाते हुए अपना पक्ष जाहिर कर रहे थे। फिर भी वे सब सतर्क थे। आपकी बात 100% सही है। हम जनता की सेवा के लिए हैं और हर किसी को हमसे वो जब चाहे तब मिलने का पूरा अधिकार रखते हैं। पर आप बात समझने की कोशिश करिए खान साहब, पुष्कर सर महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर व्यस्त है जो आप ही से यानी जनता से जुड़ी हुए है। आप लोग रातों को चैन से सो सके और रातों को बिना डरे खुले रास्तों पर चल सके, इसी चीज़ में सर लगे हुए हैं। थाला जवाब दिया। वो खान की बात को लेकर गुस्से में नहीं था, वो बस उसका और बाकियों का शक दूर करना चाहता था। थाला जी, मैं आपकी बात समझ गया और आपका और आपके सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस चीज़ को लेकर सक्रिय है। पर किसको 5-10 मिनट देने से उनके काम पर मुझे नहीं लगता कि इतना फ़र्क पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? खान ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके बुलंद कर रखा था और उसकी आवाज़ की गूंज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी, जो हवा में तनाव को पैदा कर रही थी। थाला ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की और आगे समझाया, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं और आपक सही है, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए सेठी सर फिलहाल अनुपलब्ध हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनसे मिलके भी आपको वही जवाब मिलेगा जो मैंने आपको दिया था। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाने का वादा करता हूं। खान इस बहस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। गराज से ये गांठ बांध कर निकला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुष्कर सेठी से आमने सामने मिलने के बाद ही दम लेगा। अभी वो आगे तमाशे में कुछ कहने वाला था कि पीछे से एक आवाज़ गूंज उठी, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ये पुलिस स्टेशन है, कोई सब्जी मंडी नहीं। 17 पुष्कर और खान में चर्चा। पुष्कर के केबिन में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय सांसों और आंखों से आंखों के मिलने की प्रतिक्रिया के अलावा किसी भी चीज़ का शोर नहीं था। यहाँ तक कि पुष्कर के कुर्सी के पीछे लगी आवाज़ करने वाली घड़ी के कांटे भी अपनी जगह रुके हुए हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। रोनी अंकल, आप बाहर इंतज़ार कीजिए। लगता है इंस्पेक्टर सेठी को इस केस के बारे में मुझसे कुछ अकेले में बात करनी है जो वो आपके सामने शायद नहीं कर सकते हैं। खान एक पल की चुप्पी के बाद पुष्कर को देखते हुए जवाब दिया। इस पर रोनी अंकल ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस हल्के से हाँ में अपना सर हिलाया और केबिन के बाहर चले गए। वो बाहर जाते ही एक बेंच पर बैठ गए। वो खान और पुष्कर के बात खत्म कर बाहर आने का इंतजार करने लगे। उन चेहरे पर सिकन थी। वो जानते थे कि पुष्कर और खान के बीच कोई भी बात हो सकती है सिवाय उनके केस बात छोड़कर। थाला, जो अब तक अपने काम में व्यस्त था, उसने पुष्कर के केबिन के दरवाजे की आवाज़ सुन अपने काम को रोक एक नज़र भर उस तरफ देखा। केबिन से सिर्फ रोनी अंकल सीओ बाहर आते देख उसकी आंखें छोटी हो गई और वो एक सोच में पड़ गया। आखिर पुष्कर सर उस खान से अकेले में ऐसी क्या बात कर रहे होंगे? थाला ने सोचते हुए खुद में सवाल किया। फिर कुछ पल बंद दरवाजे को घूरने के बाद वो वापस से अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया। पुष्कर के केबिन का माहौल कुछ ज़्यादा ही तंग हुआ पड़ा था। खान और पुष्कर दोनों ही एक दूसरे के सामने एक छोटे कमरे में अकेले बैठे हुए थे। दोनों की गहरी नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए भी कोई भी अपनी पलक तक नहीं झपका रहा था। कहिए पुष्कर सर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी, या फिर ऐसे ही खामोश बने रहने का इरादा है?
केबिन में फैली अजीब और डरावनी खामोशी को तोड़ते हुए खान ने बात करने की पहल की। वो कहीं से नर्वस या बेचैन नहीं था, वो बस इस चीज़ को लेकर उत्सुक था कि आखिर पुष्कर सेठी उससे अकेले में बात क्या करना चाहता था। काफ़ी गर्म मिजाज है तुम्हारा खान, सब्र से काम लेना सीखो, इतना बेसब्रा होना अच्छी बात नहीं है, पुष्कर ने जवाब दिया। खान के उतावलेपन और उसके बर्ताव से पुष्कर थोड़ा नाराज सा दिखाई दे रहा था। बगैर किसी नोटिस या गलती के बिना पर अगर किसी को भी ऐसे बिठाकर उस पर खामोशी की चादर डाल दी जाए तो अच्छे से अच्छे सब्र के घूंट पीने वाले बेसब्र होते दिखाई देने लगेंगे पुष्कर सर। खान ने पुष्कर के सवाल का स्टिक और अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा। खान की बेबाकी भरा जवाब सुन पुष्कर गुस्सा नहीं हुआ था, उल्टा वो तो और ज्यादा खान जाने में चिलसप हो उठा था। ठीक है मिस्टर नूर खान, मैं तुम्हारा और समय बर्बाद नहीं करूंगा। पुष्कर की ध्वनि धीमी पड़ गई और वो हल्का सा टेबल के आगे की ओर झुक गया। खान नई नजरें पुष्कर की नज़रों पर गड़ी हुई थी और वो उसके देखने की जगह को अच्छे से भांप रहा था। उसे एहसास हो गया था कि क्या होने वाला था। तुम मिलिट्री से हो, सही कहा ना मैंने? पुष्कर ने खान से अचानक से सवाल किया। उसकी बातों में एक अजीब सा और सटीक आत्मविश्वास झलक रहा था। पुष्कर की बात सुन खान अंदर ही अंदर पुष्कर की तारीफ करने लगा। सिर्फ पहली ही मुलाकात में पुष्कर उसके अतीत की झलकियों देख लिया था, पर वो भी खान था जो इतनी आसानी से अपने पत्ते किसी के सामने नहीं खोलता था। इसलिए उसने भी अपनी चाल चलने के बारे में सोचा। आपका आत्मविश्वास देख तो ऐसा लगता है कि आप पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। आखिर आप में ये आत्मविश्वास आया कहाँ से जो आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? खान ने पुष्कर के सवाल को अपने सवाल से पलटते हुए पूछा। खान अपने से पुष्कर को अपनी कहानी नहीं बताने वाला था, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लोगों की पहचान करने के लिए घड़ी भर का वक्त ही काफ़ी होता है, पर तुम हो कि अपना पहचान पत्र अपने गले लटका कर घूम रहे हो। खान बात सुन पुष्कर पहले हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी उंगली से खान के गले की तरफ इशारा करते हुए खान को उसका जवाब दिया। खान को जिस चीज़ की उम्मीद थी हुआ भी कुछ ऐसा ही था। पुष्कर की तेज़ निगाहों ने उसका आर्मी बैज देख लिया था, तभी तो उसने उससे अकेले में बात करने के लिए कहा था। लेकिन इस चीज़ से खान घबराया नहीं और अपने अभिनय का सर्वोच्च देते हुए उसने अपने बैज को अपने टी शर्ट में से बाहर निकाल लिया। इसकी बात कर रहे हैं आप? हे खान ने हल्की हंसी के साथ अपने आर्मी बैज को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ते हुए कहा, वो भी हल्की हंसी के साथ। ऐसी चीज़ें मार्केट में खूब बिकती है, मुझे भी इसका शौक था तो मैंने भी ले लिया, खान ने बात बनाते हुए कहा। उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करता था। ये चीज़ें मार्केट में भले ही कोडियों के दाम क्यों ना बिकती हो, पर उसके साथ आत्मविश्वास, एटीट्यूड, बेबाकपन और हर हाल में खड़े रहने का जज्बा नहीं मिलता है। वो बस बॉर्डर पर दिन रात एक कर और खुद को ऐसी आग में झोंक कर ही आता है जिसमें आम लोग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए मिस्टर खान, अगर आर्मी को लेकर आपके मन में ज़रा भी इज्जत है तो अपने औंधे को डिसरिस्पेक्ट मत करो, पुष्कर ने सख्त लहजे में कहा। उसे खान का इस तरह से अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपनी उपलब्धि के बारे में झूठ बोलते देख काफ़ी गुस्सा आने लगा था। खान ने पुष्कर की बात सुन अपनी नौटंकी को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने बैज को फिर अपने टी शर्ट के अंदर डाल दिया, फिर एक गहरी सांस ली और बोलने के लिए खुद को तैयार कर लिया। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था पुष्कर सर, मैं बस अपने औंधे को अपने तक ही रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इस वजह से मदद करे कि मैं मिलिट्री से ताल्लुक़ रखता था। मैंने जो किया अपनी मर्जी से और अपने पापा की खुशी के लिए किया था, मैं इससे अपना फ़ायदा नहीं कामना चाहता था। फिर भी अगर आपको मैंने जो किया उस चीज़ से आर्मी के सम्मान को ठेस पहुंचती दिखी हो तो मैं तहे दिल से उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, खान ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा। मैं तुम्हारी सोच की इज्जत करता हूं खान, तुम अपना सब कुछ झोंक कर देश की सुरक्षा के लिए उसकी सरहदों पर पहरा दिया था और बदले में अगर देश तुम्हारे लिए कुछ करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पुष्कर ने जवाब दिया। वो खान की ज़मीनी सोच से काफ़ी प्रभावित हुआ था। इस सम्मान के लिए आपका शुक्रिया पुष्कर सर, खान ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। तो आर्मी में तुम किस पोजीशन पर थे? माहौल को थोड़ा हल्का होते देख और हवा में फैले टेंशन को दूर करने के लिए पुष्कर ने पूछा। आर्मी में मैं एक कमांडो की पोजीशन पर तैनात था, और आप तो जानते ही है एक कमांडो का आर्मी में क्या काम होता है, खान ने जवाब दिया। उसने अपने सच को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पुष्कर के सामने पेश किया। बिल्कुल पता है, और तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुमने कमांडो बनने की कड़ी और दर्द भरी ट्रेनिंग ली होगी, पुष्कर ने जवाब दिया। कमांडो ज्वाइन करना कोई आसान काम नहीं होता था, उसके लिए एक दर्द भरे रास्ते से गुजरना होता था। कभी कभी तो रातों की नींदें भी हराम करनी पड़ती थी और कई कई दिन तक जागकर बिताना होता था। रोनी जी के साथ कैसे संपर्क में आए, क्या उन्हें पहले से जानते थे? खान के आगे कुछ न बोलने के बाद पुष्कर ने अपना आगे का सवाल पूछ लिया। उसे अपने दिल और दिमाग में उठे कुछ सवालों के जवाब की तलाश थी, इसी वजह से उसने खान से अकेले में बात करने बिठाया था।
खान ने पुष्कर के इंटेंशंस को बखूबी भांप लिया, फिर भी वो बिना डरे उसके सवाल का जवाब देने लगा। आर्मी की अपनी सर्विस को पूरा करने के बाद मैं यहाँ आगरा चला आया, जहाँ मेरा बचपन बिता था। 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैं रोनी गराज में एक काबिल मैकेनिक का इश्तिहार पढ़ा था। क्योंकि मैंने आर्मी में इसकी ट्रेनिंग ली थी, इस वजह से रोनी अंकल ने मुझे सिर्फ मेरे आर्मी में होने की वजह से काम पर रख लिया। फिर जैसे जैसे समय बिता हमारे रिश्ते मजबूत होते गए। खान ने जवाब दिया। वो अपने शब्दों को काफ़ी बारीकी से और सफाई से चुन रहा था। और क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी यही रहते हैं तुम्हारे साथ? पुष्कर ने पूछा। वो धीरे धीरे खान के बारे में जानने की कोशिश में लगा था। मैं जब आर्मी में अपनी सेवा दे रहा था तब उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, खान ने उदास लहजे में कहा। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द और पछतावा छलक रहा था। खान की बात सुन पुष्कर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं की थी। आई एम वेरी सॉरी खान, मुझे पता नहीं था और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था, पुष्कर ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ऑफ कोर्स सर, आप एक सिंसियर और ईमानदार इंसान हैं, इसलिए अगर आपको पता होता तो आप ऐसा सवाल कभी करते ही नहीं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, खान ने जवाब दिया। वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए था जो उसके सिंसियर जवाब की गवाही दे रही थी। पुष्कर की केबिन में कुछ देर के लिए एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया। पुष्कर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे खान से पूछना क्या चाहिए। खान भी बिना कुछ कहे पुष्कर के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। जब पुष्कर ने अपने शब्दों को चुनकर खान से कुछ पूछने जा ही रहा था कि तभी थाला अचानक से केबिन के दरवाजे को बिना खटखटाए अंदर दाखिल हो गया। पुष्कर सर, मैं होने व्यवहार के लिए माफ़ी चाहता हूं, पर हमें यमुना के किनारे मिली 2 लाशों के बारे में कुछ जरूरी बात पता चली है, हमें जाना होगा। थाला ने पुष्कर को सल्यूट करते हुए और माफ़ी मांगते हुए कहा। आखिर पुलिस का ऐसा क्या सुराग मिला था जिस वजह से थाला बिना इंतजार किए पुष्कर के केबिन में दाखिल हो गया? आगे क्या होने वाला था? क्या पुष्कर खान के असल इरादों को और उसकी असल पहचान को जान पाएगा? चैटीन पुष्कर और खान आए आमने सामने। जैसे ही पुष्कर सेठी की आवाज़ स्टेशन में गूंज उठी, स्टेशन जो अब तक मच्छी मार्केट की तरह बिन बिन रहा था वो अब किसी खामोश कब्रिस्तान की तरह हो गया। जो लोग किसी न किसी तरह से खान की बातों से एग्री कर रहे थे उन लोगों ने डर और शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। अब स्टेशन में गूंजने वाली आवाज़ अगर कोई थी तो वो पुष्कर के कदमों की आवाज़ थी। पुष्कर को अपने केबिन से बाहर आते देख सभी हवालदार खड़े हो गए और उसे सल्यूट करने लगे। पुष्कर उन्हें इशारे से अपने हाथों को नीचे करने को कहा। वो धीरे चलते हुए खान, रोनी अंकल और थाला के करीब आ पहुंचा। सर, आपको अपने काम को रोककर बाहर आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने सब संभाल लिया था। पुष्कर के करीब आते ही थाला ने भी उसे सल्यूट किया और पुष्कर को समझाते हुए कहने लगा। पुष्कर थाला और खान के करीब आकर रुका और अपनी पैनी नज़र से दृश्य को देखने लगा। थाला की ओर मुड़ने से पहले उसकी नज़र खान पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था और वो बड़े ही ध्यान में और बेखौफी खड़ा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है थाला, लेकिन अगर कोई नागरिक अपनी परेशानी के बारे में मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहता है तो मुझे भी उसे अपने बिजी समय में से 5-10 मिनट निकाल कर देने में कोई हर्ज नहीं होगा, पुष्कर ने थाला के हल्के सिकन भरे चेहरे को देखकर जवाब दिया। हालांकि उसका पूरा ध्यान खान पे था। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खान की आंखों से टकराए, एक अनकहा सवाल उसकी आंखों में चमक उठा। वो चुपचाप उसके हंगामे के लिए सफाई मांग रहा था, जिसके कारण उसे अपने कार्यालय से बाहर निकलकर आना पड़ा था। क्या मैं आपके इस तरह से हंगामा खड़ा करने के कारण के बारे में पूछ सकता हूं, मिस्टर? पुष्कर की आवाज़ धीमी हो गई, जिससे उसका सवाल हवा में ही लटक गया। वह खान के जवाब का इंतजार कर रहा था। उनकी अटूट निगाहें खान पर टिकी हुई थी, जो सीधी व्याख्या के लिए उनकी अपेक्षाओं का एक अनकहा संकेत था। खान, इस नाचीज़ को नूर खान कहते हैं, खान ने पुष्कर का अधूरा सवाल पूरा करते हुए कहा। दोनों की निगाहें आपस में टकरा रही थी, जैसे इशारों में बातें हो रही हो और दोनों अपने राजों को छुपाने में लगे हो। तो मिस्टर खान आगे कुछ बताएंगे या यही हंगामा मचाए रखने का इरादा है? पुष्कर ने पूछा। उसके शब्दों में छुपे कटाक्ष को खान ने बखूबी पहचान लिया था। पहले तो मैं आपसे और आपके अफसर से इस तरह से शोर मचाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। बात ही इतनी गंभीर थी कि जब आपके बारे में सुना तो आपसे मिलने का मन किया और मुझे ऐसा लगा कि रोनी अंकल के मामले को आपसे पर्सनली डिस्कस किया जाए, खान ने जवाब दिया। उसकी निगाहें पुष्कर की निगाहों से मिली हुई थी और स्थिति की गंभीरता के बावजूद उसने संयमित आचरण बनाए रखा था। कभी कभी होता है ऐसा, इंसान स्ट्रेस में आकर ऐसी गलतियां कर जाता है जिसके लिए उसे बाद में पछतावा होता है, जैसा आपको हुआ। और ऐसा शख्स जिसे अपनी गलती का एहसास हो वो मेरी नज़र में एक बेहतर और सुधरा हुआ इंसान है, पुष्कर ने खान की गलती स्वीकार करने की पहल को सराहते हुए कहा। इस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। क्या हम हमारी मुश्किल के बारे में आपसे बात कर सकते हैं?
खान ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा। वो यहाँ पुष्कर का किरदार और उसकी सहनशीलता को देखने के लिए आया था, और पहली नज़र में वो उसे काफ़ी सही और सुलझा हुआ इंसान लगा। लेकिन फिर भी वो उस पर पहली मुलाकात में इम्प्रेस होने वाले में से नहीं था। क्यों नहीं, आखिर सरकार ने हम इसी चीज़ के लिए तो काम पर रखा है। आइए मेरे केबिन में चलते हैं। पुष्कर ने खान की बात का हंसते हुए जवाब दिया। फिर वो थाला की ओर पलटा। थाला, बाकी सभी मामलों को परिश्रम और दक्षता के साथ संभाला जाए, पुष्कर ने निर्देश दिया। उसकी आवाज़ में अत्यधिक व्यावसायिकता की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इनका मामला मैं देखता हूं और आगे क्या करना है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। थाला ने अनकहे निर्देश को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और तेजी से अपने कर्तव्यों पर लौट आया। वही पुष्कर, खान और रोनी अंकल को अपने केबिन में बड़े ही सम्मान से ले गया। थाला ने एक पल के लिए अपने काम से नज़र चुराकर उन्हें जाते हुए देखने लगा। उसे अपने अंदर से आगरा में उठने वाले एक अनजान तूफान की धुंधली सी झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही खान और रोनी अंकल ने पुष्कर सेठी के कार्यालय में प्रवेश किया, पुलिस स्टेशन का माहौल तत्परता और प्रत्याशा के संयोजन से भर गया। जब वह अपनी मेज के पीछे बैठ गया तो पुष्कर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उसकी तीखी निगाहें दोनों लोगों के बीच घूम रही थीं। ठीक है रोनी जी, आप अपनी परेशानी ज़रा खुलकर मुझे बताइए, पुष्कर ने अनुरोध किया। उसकी आवाज़ में दृढ़ लेकिन समझदार स्वर था। ये सुन रोनी अंकल ने एक पल के लिए खान की ओर देखा। खान ने हल्की हामी भरते हुए रोनी अंकल को सारा माजरा समझाने को कहा। पुष्कर ने रोनी अंकल और खान के बीच आंखों ही आंखों में चल रही बातों को नोटिस तो किया, पर उस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस रोनी अंकल के बोलने का इंतजार करने लगा। मेरा रोनी गराज करके एक गाड़ियों का गराज है। कुछ दिन पहले कुछ लोग उसे खरीदने के इरादे से मेरे गराज पर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ मन कर दिया था। लेकिन फिर उसके कुछ दिनों बाद कल उस साहूकार फ़ोन आया था जिससे मैंने गराज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। रोनी अंकल ने समझाना शुरू किया। उन्होंने अपने और अपने गराज के साथ गठित हुई सारी बातों को एक एक करके बताया। रोनी अंकल ने आज सुबह हुई घटना को भी पुष्कर को बता दिया। साहूकार ने कल आपको कॉल किया था और धमकी दी थी कि अगर आपने 3 दिन में उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो आपके गराज को किसी और को बेच देगा। और फिर आज सुबह उसने फिर कॉल किया था, पर इस बार धमकी देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों था, और साथ ही उसने आपको उस बिल्डर के बारे में भी बताया जो इसके पीछे था। स्ट्रेंज, आखिर एक रात में ऐसा हो गया कि उसने अपना पूरा इरादा ही बदल दिया। रोनी अंकल की बात सुन पुष्कर ने कुछ सवाल करते हुए पूछ। पुष्कर को बात की गहराई में इतनी जल्दी उतारते देख खान मन ही मन उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने यही बात थाला को बताई थी, पर उसने इस कनेक्शन को जान नहीं पाया था। खान, तुम उससे मिलने गए थे, आखिर तुमने उससे ऐसी क्या बात की थी कि उसका पूरा रवैया ही बदल गया? पुष्कर ने खान से सवाल किया। उसकी शार्प आंखें खान को गहराई से देख रही थी और उसके हर बदलते भाव पर उसकी पैनी निगाह थी। मैं बस उससे मिलने गया था पुष्कर सर, ये पूछने की रोनी अंकल के विश्वास को वो आखिर ऐसे कैसे तोड़ सकता था। पर सब कुछ कहने के बावजूद वो नहीं माना और वहां से जाते हुए मैं उसे पुलिस में जाने की धमकी देकर आया था। शायद इससे वो डर गया हो और इसके पीछे के मास्टरमाइंड को कहानी से जोड़कर हमें बता दिया हो। खान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। खान एक पल के लिए पुष्कर के ऐसे अचानक उसे सवाल करने की वजह से थोड़ा चौंका जरूर था, पर उसने इसे अपने स्वभाव में झलकने नहीं दिया था। उसने बड़ी ही मासूमियत और हल्के से डर को जाहिर करते हुए पुष्कर के सवाल का जवाब दिया था। अगर उसे पुलिस का डर होता तो शुरुआत से ही वो ऐसा करने की सोचता भी नहीं। बात कुछ और ही है और ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा, पुष्कर ने जवाब दिया। उसे खान की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बेखौफ अंदाज और उसके बोलने के ढंग से ही पुष्कर ये बता सकता था कि वो कुछ तो छुपा रहा था। आपको जो करना है कीजिए सर, हमें बस उस मनमोहन नाम की मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। खान पुष्कर की बातों में छुपी धमकी को अच्छे से भांप सकता था। उसे दुनिया और दुनिया वालों का अच्छा खासा तजुर्बा था। निगरान बनकर रहते हुए उसके दिल से धमकियों का डर लगभग खत्म ही हो चुका था। वैसे भी खान को ये पूरा यकीन था कि ये देखने के बाद कि उस गैंग ने गराज के पेपर्स को उसके दरवाजे तक वापस पहुंचा दिया था, साहूकार खान की पहुंच से अच्छे से वाकिफ हो चुका होगा और किसी भी हालत में वो किसी को उनके बीच हुई कोई बात नहीं वो नहीं बताएगा। सेठी जी, कृपया आप उस साहूकार से कुछ मत पूछना। वो मेरे दोस्त का लड़का है और उसने जो कुछ भी किया था मजबूरी में किया था, अपने परिवार के लिए। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद। बस आप उसे इस मामले में मत घसीटना, उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर ये सब करवाया है, रोनी अंकल ने पुष्कर से विनती करते हुए कहा। रोनी अंकल की बात सुन खान और पुष्कर दोनों ने ही एक साथ उन्हें हैरानी में देखने लगे। आखिर कोई इतना अच्छा हो कैसे सकता था? कोई आपको भले ही किसी भी हाल में रहकर धमकी दे, वो होती धमकी ही होती है। अगर खान उनके साथ ना होता तो वो मजबूरी में रोनी अंकल को सड़क पर ले आता। रोनी अंकल ने जो बात बोली उसको हजम करते समय पुष्कर की आंखें हैरानी और सम्मान में चमकने लगी।
कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। मैं मामले की गहराई को समझता हूँ, रोनी जी। ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक गहरी परतें हैं। और आप निश्चिंत रहिए, हम आपके दोस्त के बेटे को इस मामले में नहीं लाएंगे। पुष्कर ने टिप्पणी की, उनकी आवाज़ में चिंतन का स्वर था। मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगा और मोहनदास को अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगा, जिस आइंदा से वो आपसे तो क्या बाकियों से भी ऐसी हरकत करने के बारे में नहीं सोचेगा। आपका शुक्रिया इंस्पेक्टर सेठी जी, रॉनी अंकल ने जवाब दिया। फिर खान और रॉनी अंकल पुष्कर सेठी से विदा लेकर वहां से जाने लगे। अभी वे दोनों केबिन के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी पुष्कर सेठी ने आवाज़ लगाई। 1 मिनट, पुष्कर ने अचानक से आवाज़ लगाई। ये सुन रॉनी अंकल और खान ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और पलटकर पुष्कर की ओर देखने लगे। दोनों का ध्यान अपनी तरफ होता देख पुष्कर कुर्सी पर आगे की ओर झुक गया और अपने उंगली को खान की तरफ घुमाते हुए कहा, रॉनी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं मिस्टर नूर खान से अकेले कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिर पुष्कर खान से ऐसी क्या बात करना चाहता था? क्या उसे किसी तरह से खान के ही निगरान होने का पता चल गया था? चेन्नई टीम चोरी के केस में एक नया मोड़। पुष्कर को एक पल के लिए थाला की ये हरकत नापसंद आई, पर फिर मामले की गंभीरता को देख उसने उसे जाने दिया। पुष्कर ने अपनी निगाह को फिर खान की ओर किया। वो शांति से और अपने होठों में एक शरारत दबाए बैठा नजर आ रहा था। ठीक है थाला, तुम 2 मिनट इंतजार करो, मेरे बाहर आते ही हम फौरन निकल पड़ेंगे, पुष्कर ने जवाब दिया। थाला ने पुष्कर की बात समझते हुए हाँ में सर हिलाया और फौरन वहां से निकल गया और जाने की तैयारी में लग गया। माफ़ करना खान साहब, हमें हमारी बातचीत को यहीं पर स्थगित करना होगा। अगर दोबारा मौका मिला तो हम जरूर आराम से बैठकर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर ने ना चाहते हुए भी खान से हो रही उसकी बातचीत को समेटने का फैसला किया। उसे खान से जितनी हो सके उतनी जानकारी हासिल करनी थी, पर उसका फर्ज उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं पुष्कर सर, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही दोबारा जरूर मिलेंगे और जैसा कि आपने कहा हम आराम से इस पर आगे चर्चा करेंगे, खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों के ही चेहरों पर एक छिपी मुस्कान सी नजर आ रही थी जिससे दोनों अनजान थे। ठीक है मिस्टर खान, दोबारा जरूर मिलेंगे, पुष्कर ने कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पुष्कर ने अपना हाथ खान की ओर बढ़ाया। ये देख खान ने भी अपनी जगह छोड़ दी और पुष्कर से हाथ मिलाया। दोनों के चेहरों हंसी थी पर आंखों में एक रहस्यमय तूफान उफान मार रहा था। दोनों ही एक के बाद एक पुष्कर के केबिन से बाहर निकल आए। सबसे पहले पुष्कर और फिर खान उसके पीछे बाहर आ गया। थाला, चलो चलते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बात उतनी ही जरूरी होगी जितना तुमने कहा था। थाला के टेबल के करीब आते ही पुष्कर ने उससे कहा। वो बात तो थाला से कर रहा था पर उसका ध्यान खान पे था जो रॉनी अंकल के पास बेंच के करीब खड़ा रहकर उन्हें देख रहा था। यस सर, ये सिर्फ खून का नहीं बल्कि वी ज्वेलर्स की चोरी से भी जुड़ा हुआ है, थाला ने जवाब दिया। उसे पता था कि पुष्कर सर खान से कुछ जरूरी बात पर चर्चा करने में लगे थे और उन्हें बिना वजह डिस्टर्ब करने का मतलब था अपनी शामत को बुलाना। अगर उसे मिली जानकारी इतनी गंभीर ना होती तो वो कभी भी इतनी जल्दबाजी में ऐसा नहीं करता। वी ज्वेलर्स, हम ठीक है, तुमने मेरा इंटरेस्ट हासिल कर लिया है, बाकी की जानकारी वही चलकर डिस्कस करते हैं, पुष्कर ने जवाब दिया। वो वी ज्वेलर्स में हुई चोरी और सुबह मिली लाशों के कनेक्शन के बारे में सुन थोड़ा चौंक उठा। स्वनिल, गाड़ी निकालो, हमें जाना है, थाला ने स्वनिल को आवाज़ देते हुए कहा। फिर वो तीनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से फौरन ही निकल पड़े। इधर खान पुष्कर को जल्दबाजी में वहां से जाता देख रहा था। वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर रॉनी अंकल के साथ खड़ा था। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। रॉनी अंकल, हमें भी जाना चाहिए, गराज पर सब हमारी राह देख रहे होंगे, खान ने कहा। ये सुन रॉनी अंकल ने हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों अपनी काली गाड़ी में बैठ गए और खान ने उसे चालू कर गाड़ी को गराज जाने के रास्ते पर मोड़ दिया। गाड़ी को कुछ देर चलाने के बाद खान ने उसे एक रास्ते के मोड़ पर साइड में कर रोक दिया। ये देख रॉनी अंकल उससे उसकी वजह पूछने ही वाले थी कि तभी खान ने जैसे उनका दिमाग पढ़ लिया हो ऐसे अपना जवाब देने लगा। रॉनी अंकल, मुझे एक काम याद आ गया है इसलिए मैं यही उतर रहा हूँ। आप गराज चके जाइए, मैं शाम तक लौट आऊँगा। आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप चाहे तो मेरा एक दिन का पगार काट सकते हैं, खान ने रॉनी अंकल की ओर मुड़ते हुए अपना जवाब दिया। फिर वो रॉनी अंकल के जवाब का इंतज़ार करने लगा। आउच, आखिर ये किस लिए था? खान चिल्लाया। रॉनी अंकल ने खान का जवाब सुन पहले तो उसे ध्यान से देखने लगे, फिर अचानक ही उन्होंने अपनी छड़ी से खान के सर पर हल्के से वार किया। हालांकि वो सच में हल्का वार नहीं था, खान को उसका दर्द पूरा महसूस हुआ था। क्या मैंने आज तक छुट्टी की वजह से कभी किसी का पगार काटा है? तुम सब मेरे परिवार जैसे हो और मेरे दिल के बेहद करीब हो, खासकर तुम खान। जब से तुमने इस परिवार को ज्वाइन किया है एक अलग सा माहौल बन गया है, रॉनी अंकल ने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया।
रोनी अंकल की कोमल डांट से खान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे अपने कहे शब्दों को लेकर थोड़ी शर्म महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि अनजाने में ही उसने उन दोनों के बंधन पर एक दीवार खड़ी कर दी थी। ये एक ऐसा बंधन जो समय और परीक्षणों की कसौटी पर खरा उतारकर सामने आया था। मुझे माफ़ कर दीजिए रोनी अंकल, मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। काम के चक्कर में मैं ऐसा कुछ बोल गया जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। खान ने रोनी अंकल से माफ़ी मांगी। उसकी आवाज़ पश्चाताप से भरी हुई थी। कोई बात नहीं नूर बेटा, मैं भी तो कभी कभी काम के चक्कर में तुम लोगों को डांट लगा देता हूँ और ऐसी चीज़ें बोल जाता हूँ जो नहीं बोलनी चाहिए होती थी। तुम जाओ और सीधे कल गराज पर आना, ठीक है? रोनी अंकल ने खान कंधे को हल्के से थपथपाते हुए कहा। रोनी अंकल की बात सुन खान हल्के से मुस्कुराया, फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। रोनी अंकल ने ड्राइवर की सीट ले ली और खान को अलविदा कह गराज की तरफ निकल पड़े। खान रास्ते के मोड़ के फुटपाथ पे खड़े रह हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी को जाते हुए देखने लगा। जैसे ही रोनी अंकल की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई, उसके चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई। उसका चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने अपनी जेब से अपना कीपैड वाला फ़ोन बाहर निकाला और किसी को लगाने लगा। कुछ देर फ़ोन पर रिंग बजने के बाद किसी ने दूसरी ओर से फ़ोन को उठाया। बाकियों का क्या स्टेटस है? क्या तुम्हें उनके बारे में जानकारी मिली? खान ने पूछा। वो बोलते समय अपने आसपास से गुजरने वाले लोगों पर पैनी नज़र बनाए हुआ था और साथ ही अपनी आवाज़ को धीमे किए हुआ था। फ़ोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ को खान ने ध्यान से सुनने लगा। ठीक है, मुझे उनके बारे में जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, हमें इस चीज़ पर मिलकर काम करना होगा, खान ने कहा और वो फुटपाथ पर पुलिस स्टेशन की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो बिल्कुल धीरे धीरे और अपने ध्यान को चारों दिशा में फैलाए चला जा रहा था। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कबूतर नहीं, एक जंगली बाज है जो जल्दी किसी के हाथ नहीं आता है, और मैं वो शिकारी हूँ जो इन जैसे बाज को काबू में करना जानता हूँ, खान ने जवाब दिया। फिर उसने कुछ देर फ़ोन पर बात को सुना और कॉल काटकर उसे अपनी जेब में डालकर आगे बढ़ने लगा। पुलिस स्टेशन से चंद किलोमीटर दूर एक सरकारी अस्पताल में पुष्कर और थाला मुर्दाघर में एक लाश के पास खड़े थे। उनके करीब एक डॉक्टर भी उनके साथ खड़ा था। लाश को सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, बस उसका एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था। पुष्कर उसके हाथ को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी मुझे लगा था कि उस टैटू को मैंने कहीं देखा था, पुष्कर ने उस हाथ के पीछे की ओर बने टैटू को ध्यान से देखते हुए कहा। उस मुर्दे के हाथ पर बने टैटू को कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसने उसे वापस से सफ़ेद कपड़े में ढांक दिया। हाँ सर, जब मैंने भी इसके हाथ के बने टैटू को पहली बार ध्यान से देखा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर मेरे इस शक को पुख्ता करने ले आया था, थाला ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया थाला, उस चोर के हाथ पर भी ऐसा ही टैटू मौजूद था, है ना? पुष्कर ने शव से दूर हटते हुए कहा और दूसरे शव के करीब चला गया। पुष्कर के सवाल पर थाला ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उस चोर के टैटू की तस्वीर दोबारा दिखाना, दूसरे शव के हाथ को देखते हुए पुष्कर ने जवाब दिया। दूसरे शव के उल्टे हाथ की कलाई पर भी हूबहू टैटू बना हुआ था। ये सर, थाला ने जवाब दिया और जल्दी से अपना फ़ोन निकलकर उस टैटू को पुष्कर को दिखने लगा। वही है, भले ही कुछ हिस्सा ही सही, पर वो भी पूरी तरह से मेल खा रहा है। पर क्या ये दोनों वही है, बैकवर्ड चोर है, या फिर इनकी कोई गैंग है जिसमें ऐसा टैटू बनाया जाता हो? थाला, तुम्हें ऐसी कोई गैंग के बारे में पता है? पुष्कर ने पूछा। वो एक साथ कई सारी संभावनाओं को देखने में लगा था। अगर ऐसी कोई गैंग आगरा की गलियों में मौजूद होगी तो दो केस एक साथ सुलझ जाएंगे। नहीं सर, ऐसी कोई गैंग आगरा में नहीं है जिसमें ऐसा कोई टैटू उनका मार्क हो। साथ ही मैंने इन दोनों के बारे पुलिस रिकॉर्ड में चेक करवाया और वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। लगता है ये कोई नई गैंग है जो हाल फिलहाल में सामने आई है, थाला ने जवाब दिया। थाला की बात सुन पुष्कर एक सोच में डूब गया। वो सोचते हुए मुर्दाघर से बाहर की ओर जाने लगा। ये देख थाला भी उसके पीछे चल पड़ा। बाहर जाते ही स्वनिल, जो बाहर किसी को भी अंदर आने से रोकने के लिए खड़ा था, वो भी उनके साथ हो लिया। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये दोनों वही थे जिसने विजुअल्स में चोरी की थी, तो इनके बाकी के दो है कहाँ? क्या उन दोनों ने ही लालच में आकर इनका खून कर दिया था, या मामला कुछ और है? एक सिंपल चोरी से शुरू हुआ ये मामला अब खूनी खेल में तब्दील होता नजर आ रहा है, पुष्कर ने गाड़ी में बैठे हुए कहा। वो अस्पताल से वापस से स्टेशन जाने के लिए निकल चुके थे। आखिर क्या था चोरी का रहस्य? क्या ये दो लाशें उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने चोरी की थी? आखिर इन्हें किसने मारा? क्या उनके साथियों ने, जैसे पुष्कर ने कहा, या इस कहानी में एक ऐसी कड़ी थी जो सामने होकर भी होने नहीं दिखाई दे रही थी? Ch20 ट्रैफिक सिग्नल पर बवाल। आगरा, जो अपने प्रतिष्ठित ताजमहल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, इतिहास और कलात्मकता का एक मनोरम मिश्रण पेश करता है। इसके जीवंत बाजार और जटिल हस्तशिल्प शहर की सांस्कृतिक जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं।
हालांकि आगरा का आकर्षण अक्सर ट्रैफिक और उलझी हुई सड़कों के कारण फीका पड़ जाता है, जो आधुनिक विकास के साथ परंपरा को संतुलित करने के शहर के संघर्ष को उजागर करता है। इसी ट्रैफिक के बीच एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी जिसे थाला चला रहा था। उसके बगल में पुष्कर दोपहर की कड़ी धूप से बचने के लिए आंखों पे चश्मा लगाए बैठा हुआ था और पीछे स्वनिल हाथ में लाठी लिए उन दोनों की बातों को सुन रहा था। थाला, चोरी के बाद ये लोग कहाँ गए थे? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। शहर के हर कैमरा की जांच की जाए। हर हाल में उनके कदमों को हमें ट्रेस करना होगा, तभी हमें सारा मामला बेहतर तरीके से समझ आएगा। पुष्कर ने थाला को हुक्म देते हुए कहा। जी सर, मैं थाने पहुंचते हुए हेड कवोटर को इस बारे में जानकारी दे दूंगा और साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक पर डाल दूंगा ताकि हमें सारी जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए, थाला ने जवाब दिया। संभावनाओं को तोलते हुए पुष्कर ने सिर हिलाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शहर में हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखो, कोई भी सस्पिशियस हरकत दिखे फौरन मुझे बताया जाए। उनके 2 साथी अब भी बाहर खुले घूम रहे होंगे, हमें उन तक पहुंचना होगा। एक बात और, वी ज्वेलर्स पे 24 घंटे कड़ी नज़र रखी जाए और उनके हर स्टाफ, सारे गवाह जो उस वक्त वहां मौजूद थे और दुकान के मालिक, सबके कॉल और गतिविधियों पर नज़र बनाए रखो। मामला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। जहां पुष्कर और थाला केस की डिटेल्स को डिस्कस कर रहे थे, वहीं स्वनिल को उबासियां आ रही थी। ये सब उसके लिए नया नहीं था, उसने इससे भी पेचीदा मामलों को देखा था, तो उसके लिए ये चीज़ बोरिंग होना स्वाभाविक था। जैसे ही उसने देखा कि केस बातचीत एक पल के लिए रुकी थी, तो उसने फौरन ही अपनी बात रखी। सर, आखिर हम रुके हुए क्यों हैं? हम पुलिस है, हमें इस ट्रैफिक से सिग्नल को इग्नोर निकलने का अधिकार है ना? आखिर हमें कितना काम है, अगर ऐसे ही हम वक्त बर्बाद करते रहे तो? स्वनिल, हम भले ही पुलिस हैं, लेकिन हम भी इस शहर का हिस्सा हैं। हमें भी हर किसी की तरह नियमों का पालन करना होगा। दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यक्षेत्र में भी धैर्य एक गुण है। हम अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के दौरान या किसी मुजरिम का पीछा करने के दौरान ही कर सकते हैं। इसलिए चुपचाप बैठो और ऐसी की हवा खाओ, थाला ने जवाब दिया। स्वनिल को पुष्कर अपने तरीके से कुछ कहना चाहता था, पर यह देख कि थाला ने उससे पहले बोलना शुरू कर दिया था और वो भी लगभग वही कह रहा था जो वो कहना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बाहर के ट्रैफिक भरे माहौल को देखने लगा। उसके पीछे स्वनिल और थाला की बहस शुरू हो चुकी थी, पर वो उस बेतुकी बहस पर अपना ध्यान नहीं लगा रहा था। जैसे ही पुष्कर ने अस्त व्यस्त सड़क को देखना शुरू किया, उसका ध्यान क्षण भर के लिए सड़क के एक कोने पर गया। वहां से थोड़ी दूर जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ कम थी, उसे एक लड़की भगती हुई दिखाई दी जो ट्रैफिक के उल्टी तरफ जा रही थी। वो चमकीले नीले रंग की पोशाक में थी और उसके कदम तेज और दृढ़ थे। ऐसे देखते ही उसकी नज़रें उस लड़की पर गोंद की तरह चिपक गई। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में हल्की सी हलचल सी होने लगी थी। उसके पीछे चल रही थाला और स्वनिल की बहस अब उसे लिए धुंधली पड़ने लगी थी। दूर होने की वजह से पुष्कर को लड़की का आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसने अनजाने में अपने चश्मे को उतारा और अपनी आंखें छोटी कर उसे ध्यान से देखने लगा। उस लड़की की लहराती जुल्फें किसी पर्दे की तरह उसके आधे चेहरे के आगे पीछे नागिन की तरह डोल रही थी। पुष्कर का दिमाग उस मायावी एहसास को समझने की कोशिश में दौड़ गया जिसने उसकी भावना के समुंदर में हलचल मचाना शुरू कर दिया था। उसे अपनेपन की भावना ने उसे घेर लिया, भले ही वह भावना की उत्पत्ति को इंगित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने खुद को उस लड़की की ऊर्जा के प्रति बेवजह आकर्षित पाया। लड़की को निहारते हुए उसके सामने एक चेहरा उभरने लगा। वो उसकी माँ का चिंतित लेकिन दृढ़ चेहरा था। पुष्कर बेटा, अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम खुद को हमेशा ऐसे ही काम में डुबाए नहीं रख सकते, पुष्कर की माँ ने सौम्य लेकिन आग्रहपूर्ण स्वर में कहा। माँ, मैं अभी किसी से भी शादी नहीं कर सकता, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, पुष्कर ने जवाब दिया। काम तो होते ही रहते हैं न बेटू, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें उसके साथ अपना घर बसाने के बारे में भी तो सोचना चाहिए। 24 साल के हो गए हो तुम, मैं अब तुम्हें ऐसे अकेला नहीं देख सकती। पुष्कर की माँ की आवाज़ में एक गम सा नजर आ रहा था। पुष्कर अच्छे से जानता था ये बस उसकी माँ का एक नाटक है, इसलिए वो हल्के से हंसा और कहा, 24 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती माँ, और वैसे भी कोई ऐसी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। आखिर तुझे कैसी लड़की चाहिए? इतने फोटोग्राफ्स दिखाए, एक भी तो तुझे पसंद नहीं आई? उसकी माँ ने पूछा। ऐसी लड़की जिसे देख मेरा शांत दिल तूफान की शक्ल ले ले और मेरी नज़रों में वो एक ही पल में समा जाए। अभी पुष्कर अपने ख्यालों में ही घूम था कि ट्रैफिक धीरे धीरे खुलने लगा और थाला ने अपनी बहस को खत्म कर गाड़ी को आगे बढ़ने लगा। पुष्कर का दिल अभी उस नीली ड्रेस वाली लड़की पर था। उनकी गाड़ी सिग्नल को पार करने लगी थी, पर पुष्कर का पूरा ध्यान उस भागती लड़की पर था। वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि बस उस लड़की एक पूरी झलक मिल जाए। कार ने अभी सिग्नल को पूरी तरह क्रॉस भी नहीं किया था कि तभी लड़की ने अचानक से मुड़कर पीछे देखा, जैसे कि ऊपर वाला भी उसकी आज सुनने के मूड में था। पुष्कर को अब उस लड़की का पूरा चेहरा साफ दिखाई देने लगा था।
पहले सिर्फ कुछ हिस्से की वजह से पुष्कर को उस लड़की के भाव नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे ही पुष्कर को उस नीली ड्रेस वाली लड़की का चेहरा दिखाई दिया, उसकी आंखें हैरानी और गुस्से में बड़ी हो गई। जैसे कि पुष्कर को किसी चीज़ का एहसास हुआ हो, उसने ना आव देखा ना ताव और बिना देरी किए गाड़ी दरवाज़ खोला और चलती गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। जैसे ही थाला को अंदाज़ा हुआ कि पुष्कर ने दरवाज़ा खोल दिया था, उसने बिना कुछ देखे जल्दबाजी में ब्रेक लगा दी। थाला और स्वनिल दोनों ही पुष्कर की इस हरकत को देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। हालांकि ट्रैफिक की वजह से कार ने बस रफ्तार पकड़ना शुरू किया था। अरे सर, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ऐसे अचानक दरवाज़ा खोल के आप कैसे जा सकते हैं? किसी को कुछ हो जाता तो? हमें नियम का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद नियम तोड़ने लग गए। पुष्कर को चीते की तरह कार से निकलकर एक दिशा की ओर जाता देख स्वनिल चिल्ला उठा। अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो झटके से आगे की सीट से जा टकराया था। ट्रैफिक का फ्लो जो पहले से ही कछुए की गति से चल रहा था, थाला के इस तरह से अचानक से ब्रेक मारने की वजह से वो बिल्कुल ही थप पड़ गया। लोगों ने भी जब देख कि क्या हुआ था, हैरानी और सदमे से अपनी जगह पर रुक गए। लोगों ने देखा कि एक पुलिस की कार जो सिग्नल को क्रॉस कर रही थी, उसमें से अचानक से एक पुलिस वाले ने दरवाज़ा खोला और किसी तूफान की तेज़ी से वहां से लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल गया। चारों तरफ हॉर्न की ही आवाज़ गूंज रही थी। जो लोग पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल पीछे थे, उनका बाल बाल गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए बचा। ये तमाशा देखते हैं जितने भी ट्रैफिक पुलिस थे वो दौड़कर वहां पर पहुंच गए। बकवास करना बंद करो स्वनिल। जरूर ही पुष्कर सिर ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया होगा। अचानक ब्रेक लगाने के झटके से थाला भी हिल चुका था। भले ही उसने ब्रेक लगाई थी, पर वो उस एक्शन के रिएक्शन का नतीजा था जिसकी वजह से थाला को उसका अंदाजा न रहा। वैसे भी उन्हें ज्वाइन किए मुश्किल से 2 दिन हुए हैं। हो सकता है वो छोटी सी छोटी चीज़ पर ऐसे ही रिएक्ट करते हो, और हमें इसका पता अब चला हो। स्वनिल ने खुद को सीधा करते हुए कहा। अपना मुंह बंद रखोगे? थाला ने स्वनिल को चुप कराया। मैं पुष्कर सर के पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। तुम यहाँ की स्थिति को नॉर्मल कर मुझे कॉल करना, समझे? थाला ने जवाब दिया। फिर वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकले। थाला ने एक पल के लिए अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाया, ये पता करने के लिए कि पुष्कर किस तरफ गया होगा। एक ट्रैफिक पुलिस ने उसे इशारे से पुष्कर के जाने की दिशा में इशारा किया। थाला ने उसे शुक्रिया कहा और जाने लगा। थाला सर, 1 मिनट, स्वनिल ने आवाज़ लगाई, जिससे थाला के बढ़ते कदम वहीं रुक गए।